पेपर सामाजिक विज्ञान का। इसमें इतिहास के 19 क्वेश्चन जो आए थे वो करेंगे। भाषा कौन सी थी, यानी आपको जो पिछले पेपर्स में मैंने 2-3 पेपर्स में करवाया है उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि अशोक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 4 नंबर। अशोक के अभिलेख की भाषाएं क्या है थी? प्राकृत थी, एरेमाइक थी, व ग्रीक यूनानी थी। हमने एक जगह पढ़ा है कि एरेमाइक और खरोष्टी सिमिलर भाषाएं थी, इसीलिए इसमें जब एक ऑप्शन और दिया गया है ग्रीक यूनानी, तो ग्रीक यूनानी में भी इनके अभिलेख मिले हैं, इसीलिए ये ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। इसलिए इसका आंसर रहेगा 4 नंबर। अभिलेख की भाषाएं थी प्राकृत, एरेमाइक और ग्रीक यूनानी। जो अशोक के जो अभिलेख लिखने की प्रेरणा जो उसको मिली वो यूनानी राजा डेरियस या दारा प्रथम से मिली थी। अभी तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें करीब 3 लिपियों के उल्लेख मिलते हैं। प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसमें ब्राह्मी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज दोनों ही आती हैं। दूसरी है खरोष्टी और तीसरी है आरमाइक, जो ग्रीक भाषा का ही सुधरा हुआ रूप या ग्रीक भाषा मानी जाती है। अधिकांश जो अभिलेख लिखे हुए हैं वो मिले हैं ब्राह्मी भाषा में, यानी जो उस समय की मेन भाषा थी। उसमें केवल 2 ही अभिलेख जो मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी या आरमाइक लिपि के मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पहले आ गया था। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, जिसमें 14 शिलालेख मिले हैं, और उसके अलावा स्तंभलेख और गुहालेख। इनको कभी बाद में हम डिटेल से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, थेरी गाथा एक भाग है। पिछली बार पूछा था थेरी गाथा क्या है, तो यानी सिमिलर टाइप से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जामिनर। आपको उसी के आसपास का ज़्यादा पढ़ना है। थेरी गाथा महान साधकों यानी स्त्री जो साधक थे, जो बौद्ध धर्म में उच्चतर शिखर तक यानी बहुत ज्ञानी हो जाते थे, उनकी गाथाएं लिखी हुई थी। और आम्रपाली की जो गाथा है, जो प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की गाथा है, वो भी इसी में थेरी गाथा में आती है। सिक में सुत्त पिटक यानी 3 जो पिटक थे, कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभितम पिटक। तो सुत्त पिटक में ये गाथा मिलती है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था? यानी जो गांधी जी और इरविन के बीच में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे भारत के लोगों को एक तरह से सक्रिय कर दिया था, और वे पूर्ण शिष्टाचार के साथ क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के कार्यों में असहयोग या सविनय मना कर रहे थे, उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण से अंग्रेज क्या है परेशान हो गए थे। तो उसी के कारण से, और जो लंदन में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, और अंग्रेज चाह रहे थे कि कांग्रेस उसमें शामिल हो जाए। तो उसके लिए जो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। इसमें कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी। उसमें एक बिंदु ये भी था कि गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे, और इससे जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था उसकी जो कौन से अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें उसको स्वीकार कर लिया गया कि गांधी जी कहाँ पर लंदन जाएंगे, इसके ये हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा कराची अधिवेशन में क्या है, ये अनुमोदित कर दिया गया था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का वर्णन देता है? जो प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त के
जो श्लोक लिखे हुए हैं, किसके द्वारा? हरिशयन के द्वारा। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये वही प्रशस्ति है जो अशोक ने कौशाम्बी में इसके ऊपर उपदेश लिखवाए थे, किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित। और उसी प्रयाग प्रशस्ति को जब कौन? समुद्रगुप्त उसे फिर अपने जो साम्राज्य के या फिर अपनी विजयों के बारे में जो भी वर्णन देता है, तब वो क्या किस नाम से प्रसिद्ध होती है? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध होती है। और यही प्रयाग प्रशस्ति जब कौन? अकबर इसको लाकर कहाँ पर? दिल्ली में स्थापित कर देता है। तो ये प्रयाग का नाम उस समय क्या है? मुगल काल में इलाहाबाद रख दिया था, तो इसी को इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। अशोक यानी इस जो प्रयाग प्रशस्ति से 3 राजाओं का संबंध रहा है। पहला है अशोक मौर्य, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा है जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी इसमें प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण किया हुआ। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति से कौन से राजाओं का संबंध रहा है। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति में अशोक की पत्नी कारावाकी के द्वारा किए गए दान का उल्लेख मिलने के कारण इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में जो क्वेश्चन है इसमें जो करीब 30 के करीब श्लोक लिखे हुए हैं समुद्रगुप्त के हरिशयन के द्वारा, और उसमें जो 7वें श्लोक में नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का वर्णन है, यानी नाग वंश के लोगों के साथ लड़े गए युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषित की गई थी। सबसे पहले तो माउंटबेटन योजना क्यों लाई गई थी? क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार मांग कर रही थी, किसकी? पाकिस्तान की। और जब यहाँ पर भारत में अंतरिम सरकार बनाने की परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल जाती है, किसको? नेहरू जी को। तो एक बार तो ये शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया 16 अगस्त 1946 को, और उसके बाद क्या है 3 जून 1947 को इन्होंने माउंटबेटन योजना घोषित की कि अब परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान और भारत 2 देश बनेंगे। और उसके बाद ये जो योजना घोषित की गई थी, कब की गई थी? 3 जून 1947 को। और एक डेट और दी हुई है इसमें 14 जून 1947। 14 जून 1947 को क्या है, कांग्रेस का जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, तो इस माउंटबेटन योजना को क्या है, स्वीकार कर लिया गया था। और इसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए, अलग अलग देश, विभाजित देश बनाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्रांति पूर्व फ्रांस में एस्टेट जनरल में सम्मिलित थे। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे पहले एस्टेट जनरल में कौन कौन से शामिल थे? तो हमें पता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय एस्टेट क्या है, पूरी तरह से शामिल थे क्रांति पूर्व। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का मिट्टी का मॉडल मिला है? यानी जो कई अलग अलग जगह से कई अलग अलग क्या है अवशेष मिले हैं, उसमें जो मिट्टी के बना हुआ हल का मॉडल कहाँ से मिला है? तो यहाँ जो आंसर है बनवाली जो हरियाणा में है, वहाँ से क्या है ये मिट्टी का हल मिला है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या है हल का उपयोग करते होंगे। उसके अलावा हड़प्पा जो है, हड़प्पा से मोरों में सबसे ज़्यादा श्रृंगी पशु के अंकन के चित्र मिले हैं। उसके अलावा वहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह के अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी इमारत, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली है? वो मिली है अन्नागार। कई बार आप क्या है कंफ्यूज हो जाते हो कि एक तो अन्नागार मिला है जो सबसे बड़ी इमारत है, और एक मिला है क्या है, स्नानागार मिला है वहाँ से।
और उसके अलावा वहाँ से एक पशुपति की मूर्ति मिली है, जिसके चारों तरफ क्या क्या पशु बने हुए हैं या बैठे हुए बनाए गए हैं। हाथी है, फिर एक गेंडा है, चिता है और भैंसा है। ये उस पे बने हुए हैं, यानी हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा के चित्र बने हुए हैं। वहीं से मोहनजोदाड़ो से ही नर्तकी की एक क्या बनी हुई है, कांस्य मूर्ति मिली हुई है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, वहाँ से जो शवों से संबंधित कुछ जानकारियाँ मिली है। जैसे हड़प्पा में तो मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ कब्रें मिली हैं। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो में शव को जलाने की जगह मिली है यहाँ की, यानी वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था। और लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक साथ समाधि स्थल मिले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि लोग ग्रुप में क्या है, मरने के पहले समाधि भी लेते थे। कालीबंगा से जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें। और क्वेश्चन नंबर 142 है, कबीर, रैदास व सेना अनुयायी थे। तो हमने पिछले वाले पेपर में जब करा था कि जब साउथ के अंदर, तमिलनाडु के अंदर क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन या भक्ति आंदोलन, धर्म सुधार नहीं, भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था भारत के अंदर। तो उस समय क्या है, रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और रूढ़ियों को मिटाने के लिए रामानंद को कहाँ भेजा था, वाराणसी में भेजा था। और वहाँ जाकर उन्होंने कितने शिष्य बनाए थे, 12 शिष्य बनाए थे। तो उन 12 शिष्यों में से ही जो रैदास, कबीर और सेना भी इन्हीं के शिष्य थे। इसके अलावा दादू दयाल, पीपा और भी कई जो शिष्यों के नाम मैंने पिछले वाले पेपर में बताए हैं, उस पेपर में आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो इसमें आंसर रहेगा किसके शिष्य थे, ये रामानंद के शिष्य थे। और रामानंद किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य के शिष्य थे। सूफी क्वेश्चन नंबर है 143, सूफी शेख हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और हमीमुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो कहाँ है, नागौर में है, राजस्थान के नागौर में। उसके अलावा जो खुरासान है, खुरासान जो चिश्ती सिलसिला है, जो अपने यहाँ पर अजमेर में चिश्ती सिलसिला की जो खानका है, वही चिश्ती सिलसिला में क्या है, 12 अलग अलग क्या गुरु हुए थे। और उनमें से ही एक चिश्ती सिलसिला के जो एक गुरु थे, उनका नाम था अबू अब्दाल चिश्ती। जो उन्होंने क्या है, हेरात जो जगह थी वहाँ पर उन्होंने क्या है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। और वो अबू अब्दाल चिश्ती जो थे खुरासान के रहने वाले थे। उसके अलावा जो इनके जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो हमारे कहाँ पर है, जिसकी दरगाह अजमेर है में है, उनके पिता थे हज़रत मोहम्मद गयासुद्दीन। और उनकी जो माता का नाम था बीबी माहिनूर था। और क्वेश्चन नंबर 144 है, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद किनके दरबार में चित्रकार थे। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो 2 नंबर आंसर रहेगा, हुमायूं और अकबर के दरबार में ये क्या थे, चित्रकार थे। उसके अलावा अगर मुग़ल चित्रकला की बात करें तो तुझके बाबरी में क्या है, पहली बार मुग़ल चित्रकला की शुरुआत हुई थी। यानी एक तरह से क्या है, मुग़ल जो तुझके बाबरी जो लिखी गई थी उसमें चित्रकारी का इस्तेमाल किया था। वो किया था बिरहात नाम के चित्रकार थे, उन्होंने तुझके बाबरी में चित्रकारी शुरू की थी। हुमायूं के समय में मेनली मुग़ल चित्रकारी का एक तरह से श्री गणेश माना जा सकता है। और जो मीर सैयद अली जो थे और अबुल सम्मद जो थे, इनको हुमायूं ने अलग अलग उपाधि दी थी। जैसे मीर सैयद को तो उन्होंने उपाधि दी थी नादिर उल असरार की। और उसके अलावा
अबुल सम्मद को उपाधि थी शीरे कलम की उपाधि दी थी। उसके अलावा जो पहला अरबी में लिखी हुई बुक जो फ़ारसी में अनुवादित है और जिसमें पौराणिक काव्य भी मिश्रित है, हज़्बनामा जो बुक है पहली चित्रित बुक मानी जाती है। यानी इनकी जो मुग़ल काल में जो पहली चित्रित बुक थी वो थी हमज़ानामा बुक, पहली चित्रित बुक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 145 है अकबर के राजकाल। क्वेश्चन नंबर 145 है अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था। देखो बार बार वहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो मीर बख्शी हमने पहले भी पढ़ लिया, सैनिक विभाग का जो मुखिया या अध्यक्ष होता था उसको मीर बख्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 146 है। क्वेश्चन नंबर 146 है शिवाजी की सेना के घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। सबसे पहला तो शिवाजी के जो घुड़सवार सेना थी उसे दो भागों में बांटा गया था। उसमें जो दो टाइप के जो सैनिक होते थे, एक बारगीर होते थे और एक सिलहदार होते थे। तो जो बारगीर जो थे इन्हें क्या था कि राज्य के द्वारा घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, बल्कि जो सिलहदार है वो अपने शस्त्र क्या है अस्त्र शस्त्र स्वयं ही रखते थे, यानी उनकी व्यवस्था वो खुद करते थे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 147। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी हमने पिछले पेपर में ही कर दिया था। तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय क्या है ए.ओ. ह्यूम को उन्होंने ऐसे समझाया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि ये बार बार जो भारतीय जो लोग हैं अपनी मांगों को रखने के लिए कुछ समूह में इकट्ठे हो जाते हैं और अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं। तो उससे अच्छा है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जिसमें ये अपनी बात आके रख सकें। तो लॉर्ड डफरिन के कहने पर ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, जो क्या है एक भारतीयों का आगे जाके मंच बन के कांग्रेस दल के रूप में भी अभी तक चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 148 है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था। हमने पिछली बार पढ़ा था अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 4 जुलाई 1776 को। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा क्या है 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 149। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय अवस्थित है। तो हम सभी को पता है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका मुख्यालय है हेग में है और इसका जो यूएनओ का मुख्यालय है वो क्या है न्यूयॉर्क में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी जून 1945 में हुई थी। 150 है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ था। तो हम सबको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक प्रारंभ हुआ था 1961 बेलग्रेड के अंदर से और उसका जो शुरुआत की गई थी वो नेहरू जी के द्वारा नासिर और टिटो जो 3 तिकड़ी थी उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। ये था 2017 का पेपर। अब तक हमने जो पेपर कहे हैं उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या है, जो पुराने क्वेश्चन हैं वहीं से उसी के आसपास से उठाए जाते हैं। इसलिए स्मार्ट स्टडी के लिए थोड़ा पेपर को ध्यान से करें और सारे पेपर अगर एक ही सब्जेक्ट के आप करोगे तो आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा। तो इसे देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो या हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो ला सकें। इसके बाद हम लाएंगे 2018 का हिस्ट्री के 19 क्वेश्चन लाएंगे, वो भी आप देखना ना भूलें।